नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कई सारे विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज की बात में हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला विषय होगा मौसम का बदलता मिजाज, क्योंकि हम देख सकते हैं मौसम काफ़ी बदल रहा है। साथ ही साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी पर बात करेंगे। साथ ही साथ मिलवाएंगे आपको समाज सेवक से भी, मैं मिलवाऊंगी आपको हमारे विषय विशेषज्ञों से भी। लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारा नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि हम दिन की शुरुआत करते हैं तिथि को देखकर, तो आइए नजर डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि विक्रम संवत 2080, मर्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष तृतीया है, 30 नवंबर 2023 तिथि है और दिन है गुरुवार। दर्शकों, ये बात हुई तिथि की। इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है हर दिन इतिहास में। तो आज ही के दिन 30 नवंबर को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में, आइए नजर डालते हैं। 1965 में गुड़ियों का संग्रहालय दिल्ली की स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। 1997 में भारत बांग्लादेश विवादित सीमा क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए थे। वहीं 1999 में विश्व के बड़े मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का पुणे के समीप नारायण गांव में उद्घाटन किया गया। और 2000 बहुत ही महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी। दर्शकों, विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एक विचार से हमारी सोच बदल जाती है और हमारी सोच बदलने के कारण हमारा जीवन बदल जाता है। तो आइए नजर डालते हैं विचार पर। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बिल्कुल सत्य वचन कि हमारी जो ऊर्जा है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और उसे सही स्थान पर अगर हम लगाएं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। दर्शकों, बात करेंगे मौसम के मिजाज के बारे में, क्योंकि हम मौसम में काफ़ी बदलाव देख रहे हैं। और आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है श्री एच.एस. पांडे जी, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आप फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे फ़ोन नंबर क्या है। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा नंबर है 1800-233-00340। तो बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज के बारे में, और हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नवंबर में जो मौसम में जो बदलाव देखा जा रहा है, बारिश हो रही है और सर्दी का एहसास हो रहा है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल देखें तो पूरे प्रदेश का मौसम बदला हुआ है, और देखें तो नवंबर का जो आखिरी सप्ताह है, इसमें पूरे प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी होने के कारण मौसम बदला बदला सा महसूस हो रहा है। और लोग इसे सर्दी का आगमन या सर्दी का शुरुआत या सर्दी का एहसास करार दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सर्दी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है जो रात्रि में जो तापमान गिरता है जी। और उसके कारण जो ड्राई विंड होती है, वो एक होता है। और एक सर्दी का एहसास जो होता है, दिन में जो धूप नहीं निकलता है और बारिश के कारण दिन भर बादल छाए रहते हैं और दिन का तापमान गिर जाता है जी। तो अभी भी देखेंगे कि पूरे प्रदेश में हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी है, और इसी के कारण नमी की मात्रा भी है। तो जो ड्राई विंड होनी चाहिए उत्तर भारत से, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो ड्राई विंड आनी चाहिए, जो कि ठिठुरन लेके आती है, वो सर्दी नहीं है। अभी केवल दिन में जो तापमान गिरा है, और इसके वजह से सर्दी का एहसास आम जनता को हो रही है। दिन का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम चल रहे हैं, और जो रात्रि का न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा है। तो दिन और रात के तापमान में 5 डिग्री का अंतर है। लेकिन रात्रि का तापमान जहाँ कम होना चाहिए वो कम ना होके ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो ये सर्दी बहुत अच्छी सर्दी नहीं कही जाती इसको, क्योंकि बारिश की एक्टिविटी जो हो रही है, अरब सागर से जो नमी मिल रही है, इसके वजह से हो रही है। हमको वो सर्दी चाहिए जो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी हो,
जम्मू कश्मीर में खूब बर्फबारी हो, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी हो, और वहाँ से उत्तरी हवाएं यहाँ तक आएँ और दिन में धूप खिल जाए और रात में सर्दी हो। तो बिल्कुल वो सर। सर्दी फायदेमंद है शरीर के लिए भी, फसलों के लिए भी, सभी के लिए। बिल्कुल सर। तो दर्शकों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, जैसा कि सर बता रहे हैं हमको कि ये कुछ चेंजेस हैं जिसके वजह से नमी बनी हुई है। सर, तापमान के बारे में जानना चाहेंगे, कितना तापमान बना हुआ है? हमारे शहर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। देखिए, अभी पूरे प्रदेश में देखेंगे तो तापमान, अधिकतम तापमान जो दिन, अधिकतम तापमान यानी जो दिन का तापमान होता है, तो धूप नहीं खिल रही है, तो धूप के नहीं खिलने के कारण जो अधिकतम तापमान है वो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने हुए हैं, और ये सामान्य से 3 से 4 डिग्री, कहीं कहीं 5 डिग्री तक कम है। इनको होना चाहिए 28-29 डिग्री सेल्सियस जी। और जो रात्रि का न्यूनतम तापमान है वो लगभग 16 से लेके 18 डिग्री तक, वो भी सामान्य से अधिक बने हुए हैं। तो जो साइकिल है या जो सिस्टम है बिल्कुल उल्टा चल रहा है जी। रात्रि के तापमान अभी आज भोपाल का देखें तो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये तापमान अभी 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वो अपने सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है। बिल्कुल। तो यदि जो उसका नेचुरल पैटर्न है मौसम का, यदि वो हट के दूसरे तरीके से यदि वो आता है तो वो हमको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देता है, वो नुकसान ही कराता है। तो अभी भी हमको वो जो उत्तर भारत से जो हवाएं आती हैं वो सर्दी के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखेंगे पिछले एक हफ्ते में जो पूरे प्रदेश में बारिश हुई है, कहीं कहीं तो 10 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिली है। तो इस सीजन में इतनी बारिश की उम्मीद होती नहीं है, बिल्कुल छुटपुट बारिश होती है जिसे कि हम मावठा कहते हैं। मावठा गिरता है और वो ओस की बूंदें जो है वो फसलों के लिए भी, गेहूं के फसल के लिए बिल्कुल भी, किसानों के मद्देनजर हम जानना चाहेंगे कि किसानों को किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे सोच रहे हैं, आपने बताया मेवठा पड़ता है तो उससे उनकी फसल अच्छी होती है, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो विंटर सीजन होता है, सर्दी का सीजन होता है, इसमें भी बारिश चाहिए रहता है, लेकिन बारिश इतनी ना हो कि वो पूरा का पूरा खेत ही पानी से भर जाए। लेकिन अभी देखेंगे तो अब पिछले 3-4 दिनों में इंदौर और उज्जैन संभाग में कहीं कहीं पे तो 10 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। यदि वो बारिश इतनी होगी तो वो खेत पानी से भर जाएगा और वो फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो थोड़ा सा पैटर्न तो बदला हुआ दिख रहा है, और जैसे कि सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल का जो मौसम का बिहेवियर है वो थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। जहाँ पे थोड़ा सा गिरना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा गिर रहा है, गर्मी थोड़ी सी कम होनी चाहिए तो गर्मी ज़्यादा है, सर्दी थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए तो वो सर्दी कम है। तो कुल मिला के देखेंगे तो जो मौसम का मिजाज है वो बदला बदला सा है। तो किसानों के लिए जो थोड़ी बहुत क्या सावधानियां किसानों को रखना चाहिए? किसानों को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो यदि बारिश की मात्रा खेतों में अधिक हो जाए तो सबसे पहले तो वो पानी का निकासी का व्यवस्था करें। बिल्कुल। क्योंकि यदि पानी की निकासी नहीं करेंगे तो वो ज़मीन दलदल रहेगा, और रबी की फसलों के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा, या दलदल वाली जो खेत है, मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। तो सबसे पहले पानी का निकासी का व्यवस्था करें। दूसरा, जैसे कोहरा पड़ रहा है थोड़ा सा, तो कोहरे के समय में जैसे कहा जाता है कि जो इंजेक्ट्स हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको दूर भगाने के लिए खेतों में जो है कोहरा की असर को कम करने के लिए खेतों में जो धुआं छोड़ते हैं जी, तो वो सब उनको कार्रवाई करना चाहिए। और भी जो मौसम विभाग के द्वारा जो कृषकों को सलाहें, जो बुलेटिन हम जारी करते हैं, वो उसमें भी बहुत सारी सावधानियां, और हर सप्ताह या हर माह जो है अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग उनको सलाहें दी जाती हैं, तो उसका पालन उनको ज़रूर करना चाहिए। हर फसल के लिए अलग अलग उसका सलाह है। बिल्कुल। तो जो बेसिक सलाह है कि यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो वो तुरंत उसको निकासी की व्यवस्था करके जो कोहरे के समय में है वो धुआं इत्यादि से और कीट पतंगों से उसको बचाने की कोशिश करना। पांडे सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हमारे किसान दर्शक ध्यान रखें कि अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो निकासी का विशेष ध्यान रखना है, जिससे पानी की मात्रा अधिक ना हो और आपकी फसल खराब ना हो। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे सर आप, कि अभी हम देखें तो गर्मी, सर्दी, बारिश एक पैटर्न बना हुआ था पहले, लेकिन वो पैटर्न पूरी तरीके से अब बिगड़ चुका है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है, जैसे कि हम भारतवासी
खासकर मौसम के विषय में बात करें तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमको 3 तरह का मौसम देखने को मिलता है, खासकर जो मुख्य मौसम के जो ऋतुएं हैं। एक होता है ग्रीष्म ऋतु, एक होता है वर्षा ऋतु और एक होता है शरद ऋतु। अन्य दुनिया के किसी देशों में इस तरीके की ऋतुओं की परंपरा या क्लाइमेट नहीं है और ये हमको गॉड गिफ्ट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हमको मिली हुई थी वो धीरे धीरे अब हमसे दूर हो रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे, बात करेंगे वर्षा के दिनों की संख्या तो उसमें कमी देखने को मिल रही है, सर्दियों के दिनों की संख्या तो उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, गर्मी के दिनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो या ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये जो मौसम का जो एक फिक्स पैटर्न था वो बदल के अब हमसे वो दूर हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि जो धरती का तापमान है वो धीरे धीरे पॉइंट्स में ही भले ही बढ़ रहा है, तो कई सालों में यदि 0.5 डिग्री का भी यदि बढ़ोतरी देखने को मिलता है तो उसका असर व्यापक होता है। बिल्कुल। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो मुख्य रीज़न है, धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। समुद्र की सतह का जो तापमान है वो भी पॉइंट्स में ही बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ने की ओर है। और जब ये तापमान बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जो हमारे ग्लेशियर हैं, वो जब पिघलने लगेंगे तो वो उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से हमको देखने को मिलेगा। जहाँ पे बारिश एक हिसाब से होनी चाहिए या कहें कि कैलकुलेटेड बारिश होना चाहिए। तो अभी आपने देखा होगा कि जब कभी कहीं बारिश होती है तो 1 घंटे में मूसलाधार बारिश हो जाती है। ये इस तरीके की बारिश फायदेमंद नहीं होती है। आजकल का सिस्टम यही करा रहा है। कहीं पे बारिश होती है तो इतना बारिश हो जाती है। दूसरा कहें कि जो ब्रॉड एरिया में पहले बारिश हुआ करती थी वो खंड में बदल रहा है। अभी हम देखें, जैसे भोपाल शहर की बात कर लें तो शहर में क्या होता है कि शहर के 4 हिस्से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो एक हिस्से में देखने को मिलता है कि भरपूर बारिश हो रही है, दूसरे हिस्से में बारिश नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो ये पैटर्न जो है धीरे धीरे बदल रहा है और ये सब मौसमी जो पैटर्न है उसको बदलने का जो सीधा सीधा रीज़न है वो ग्लोबल वार्मिंग है जी। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है इसके पीछे पूरा विश्व लगा हुआ है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो कार्बन गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में जाके जमा हो रही हैं वो भी एक टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो बहुत सारे इसमें रीजंस हैं। इसके लिए हमारी सरकारें काफ़ी प्रयासरत हैं और समय समय पर जो है इसके लिए सर एक प्रदूषण भी मुख्य कारण माना गया है और सर्दियों में जो फॉग होता है कई बार वो स्मॉग भी होता है, तो उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं कि प्रदूषण के कारण सर्दियों में जो फॉग होता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें प्रभावित होती, खासकर वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत पहले आज से हम यदि 20 साल पहले लगभग जाएं तो उस समय जो फॉग होता था या जो कोहरा होता था वो नेचुरल होता था जी। और वो उसकी ब्यूटी अलग होती थी। बिल्कुल। और वो अपना नॉर्मल फिनोमिना था। जो धरती पे नमी की मात्रा है वो अपलिफ्ट होके विंटर के दिनों में थोड़ा सा भी तापमान यदि बढ़ा तो अपलिफ्ट होके वो फॉग का रूप लेता था और जैसे जैसे थोड़ा सा तापमान और बढ़ता था तो वो फॉग धीरे से गायब हो जाता था। वो ठीक था। लेकिन अब क्या है कि वातावरण में बहुत सारी गैसेस हैं, गाड़ियों की संख्या इतनी हो गई है, कार्बन का उत्सर्जन इतना हो रहा है, तो वो कार्बन और ये जो प्रदूषित हवाएं हैं वो इस फॉग के साथ में मिक्स हो रही हैं। और मिक्सिंग के कारण क्या हो रहा है कि जो अपर लेवल पे है ये एक बार जाके अपलिफ्ट होती हैं, जैसे ही कि नमी है वो अपलिफ्ट होके ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जाके एक लेयर के रूप में जमा हो जाता है। उसको डिसॉल्व होना चाहिए टेम्परेचर के साथ में, उसको डिसॉल्व होके वो हट जाना चाहिए, लेकिन वो देखने को नहीं मिलता है। आजकल हम देख रहे हैं कि पूरा दिन भर धुंध या कोहरा, जिसको कि आप स्मोक के रूप में जानते हैं, और खासकर ये उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली में ये बहुत अधिक देखने को मिलता है। और जो धुआं है इसके साथ में मिश्रण होकर के ये दिन भर एक लेयर बना देता है और विजिबिलिटी को काफ़ी गिरा देता है। तो वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और इसके कारण जो धूप की मात्रा है वो मिल नहीं पाती है जो आमजन को, और ये सेहत के लिए धूप का नहीं मिलना भी काफ़ी नुकसानदेह है। तो ये दोनों चीज़ें
कह सकते हैं फॉग होना अच्छी बात है, कोहरा होना अच्छी बात है, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है। जी। लेकिन ये जो स्मोक है ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है, तो ये नेचर के अगेंस्ट है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। सर, चालकों को क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है? देखिए, अर्ली मॉर्निंग पे आज भी हम देखेंगे तो पूरे प्रदेश में लगभग अधिकांश स्थानों में, और भोपाल में तो कोहरा काफ़ी अच्छे से छाया हुआ है और विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर है। बिल्कुल। और वो अभी थोड़ी देर में 20 मीटर तक भी आ सकती है। तो ऐसे समय में हम ये ध्यान दें कि गाड़ी धीमा चलाएं। दूसरा, गाड़ी चलाते वक्त अपने हेडलाइट्स ऑन रखें, अपने लेन पे चलें, लेन को बदलने में सावधानी रखें, क्योंकि एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता और गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी भी यदि ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट्स होने के डर रहते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हेलमेट का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश कुछ होता भी है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए। सर, अंत में एक और प्रश्न कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष की बात करें तो मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, सर्दी कितनी पड़ेगी? देखिए कि जैसा कि सबको जानकारी हम समय समय पर अवगत कराते हैं, एक अल्नीनो शब्द आपने भी सुना होगा। अल्नीनो का जो प्रभाव है अभी भी हमारे प्रदेश में, क्या पूरे देश के मौसम के लिए ये अभी भी प्रभाव में है। अल्नीनो का तात्पर्य यदि हम सीधे जो बिल्कुल सामान्य शब्दों में देखें तो अल्नीनो का मतलब होता है कि जो प्रशांत और भूमध्य महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो समुद्र स्तर का जो जल सतह का तापमान है वो जो सामान्य है उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो जब कभी भी अल्नीनो सक्रिय होता है तो वो जो पैटर्न है बारिश का हो या फिर सर्दी का हो, इन दोनों पैटर्न में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस बार का अल्नीनो का प्रभाव अभी 2 महीने तक आगे भी जारी रहेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ऐसा तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो सर्दी है वो अपने सामान्य या सामान्य से बिलो साइड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सर्दी की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बिलो नॉर्मल, टुवर्ड्स बिलो नॉर्मल, यानी सामान्य से नीचे ही रहने की संभावना है। और जो दिसंबर और जनवरी का महीना है वो सर्दी तो पड़ेगी, लेकिन उतनी सर्दी नहीं होगी जितना कि हम अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अल्नीनो का प्रभाव अभी भी कायम है और वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देगा। दिन का जो तापमान है और जो रात का भी जो तापमान है, औसत तापमान है, वो थोड़े से बढ़े हुए हमको दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि इस वर्ष मौसम कैसा रहेगा मध्य प्रदेश में और हाल की सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया एच.एस. पांडे जी। दर्शकों, अब दूसरा विषय हमारा आज की बात में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन जो बुद्धिमान होने के साथ साथ डाटा एनालिसिस कर सके, बात कर सके, कई सारी भाषाएं बोल सके और आपका सारा समाधान कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई सारे लोगों में एंजाइटी पैदा होती है और इसी को नाम दिया गया है आर्टिफिशियल एंजाइटी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मनोवैज्ञानिक हैं सुश्री सोनम छतवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ आज फ़ोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे श्री रघु पांडे जी, जो कि इंटरनेट मैच्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है रघु जी। धन्यवाद, नमस्कार जी। रघु जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? जी कृतिका जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सबसे नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो अभी जिसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है जी। ये मशीन्स जो हैं ये खुद सीख सकती हैं, ये ऐसी चीज है और ये किसी भी विषय के ऊपर मास्टरी या एक्सपर्टीज हासिल कर सकती हैं सीखने में। जैसे ह्यूमन एक बचपन से हम किसी चीज को सीखते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होते हुए उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वो टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर्स या मशीन किसी भी चीज को सीख के उसको समझ के उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिल्कुल सर, कई सारे प्रोफेशनल्स को रिप्लेस कर लिया है एआई ने और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव भी बना हुआ है लोगों में। जो जॉब करते हैं उनमें हमेशा तनाव रहता है, जिसमें से बैंकर्स को हमने देखा है कि कई सारे बैंकर्स बोलते हैं कि 10 साल बाद हमारी नौकरी हमको स्विच करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी कंपनी एआई को यूज़ कर रही है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, ये बात सच है और बहुत सारे कंपनीज ने इसकी एनालिसिस भी बताई है कि कितने सारे जॉब, जैसे
गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है जी जो कि डेटा एनालिसिस रेगुलर करके हमको बताती हैं। जी तो उनका कहना है कि अगले आने वाले 5 से 6 सालों में लगभग 30 करोड़ नौकरियां ऐसी हैं जो एआई की वजह से प्रभावित होंगी। अब प्रभावित होने का ये भी मतलब है कि हो सकता है पूरी तरह से एआई किसी पर्सन को रिप्लेस कर दे, या फिर किसी का असिस्टेंट बन सके। सो प्रभावित बहुत तरीके हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त एआई के अंदर इतनी क्षमता आ चुकी है कि वो लगभग हर वाइट कॉलर व्यक्ति, मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकल लेबर उसको नहीं करना पड़ता काम में, या उसके जी काम में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हो, प्योरली वाइट कॉलर या सर्विसेज वाला जो काम करता है व्यक्ति, जी उसको अब रिप्लेस कर सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में। और ये समय बहुत लंबा नहीं है, ये मुझे लगता है 2 से 3 साल का ऐसा समय है जब हम देखेंगे कि बहुत ही कठिन कामों को भी एआई बड़ी सरलता से कर रहा है। तो एआई एंग्जाइटी इस वजह से लोगों में आ रही है कि एआई इतना केपेबल बन रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर बहुत अच्छे से आपने बताया। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक है सोनम छतवानी जी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी के बारे में। सबसे पहले जो एंजाइटी है, एआई से जो एंजाइटी पैदा हो रही है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जैसे रघु जी ने बताया कि फियर ऑफ हमारी जो जॉब्स है उसका एक फियर बना रहता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, बिल्कुल और जॉब चली जाएगी तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ उससे जुड़ी हुई रहती हैं। आपका एक जॉब है या आप कुछ सीख रहे हैं वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, ये सबसे पहले फियर आ जाता है। एंग्जाइटी शब्द को हम एआई से जोड़ेंगे तो पहले एंग्जाइटी समझना बहुत ज़रूरी है। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक सिंपल सा इमोशन है जो गॉड ने हमें एज अ गिफ्ट दिया है, ये मानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और एंग्जाइटी के लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है जहाँ एंग्जाइटी स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है उतना, और एक पॉइंट तक एंग्जाइटी हमारी लाइफ में ज़रूरी है। बिल्कुल एक पॉइंट के बाद वो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियरिटी, जहाँ पैनिक अटैक्स हो जाते हैं लोगों को, उस लेवल तक आता है। और आपका ब्लड प्रेशर एंग्जाइटी में चेंज होता रहता है। जी हाई एंग्जाइटी में लोग जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी वो बीपी चेक कर रहे होते हैं और सोचते हैं ओ मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो गया, बट कई बार एंग्जाइटी के कारण उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। सो इसी तरह जब हम एआई देखेंगे और जहाँ डर है कि मेरी जॉब चली जाएगी या मेरी पढ़ाई में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे ब्रेन में, अगर हम आप साइंस साइड में जाएंगे तो एमेगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हमें हमारी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से नियंत्रण होता है वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल तो एमेगडाला का रिस्पॉन्स, जैसे ही आप उस इमोशन को डील करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे अलग तरीके के भाव आने लगते हैं वहाँ पे। और एंग्जाइटी लेके जब लोग आते हैं इस तरीके की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं सारे सिस्टम्स बंद कर दूँ, मैं पहले सारी वो डिवाइसेस यूज़ करना बंद कर दूँ जहाँ पे मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा हूँ। बिल्कुल तो बेसिकली इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एंग्जाइटी आपके अंदर आई क्यों। एक टर्म है टेक्नोफोबिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने से ये टेक्नोफोबिया लोगों में डेवलप हो रहा है, और ये करीब करीब 37% से लेके 52% तक लोगों में देखा जा रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छे से सोनम जी आपने बताया। वाकई में टेक्नोफोबिया हो चुका है। बिना टेक्नोलॉजी के, बिना तकनीक के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हमारे साथ रघु जी फ़ोन पर जुड़े हुए हैं। रघु जी पुनः हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। रघु जी जानना चाहेंगे किस क्षेत्र के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे एआई के आने से, क्योंकि एंजाइटी तो बनी हुई है एआई एंजाइटी, तो किस क्षेत्र के लोगों को रिप्लेस करने की तैयारी है एआई की? जी मैम, अगर मैं इसका एक ब्रॉड आंसर दूं तो वो सारे लोग जिनके काम में कोई फिजिकल लेबर इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि उनको अपने हाथों से या पैरों से कुछ करना जरूरी है, जी या फिर वो कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो लोग जिसको हाथों से छू सकते हैं या खा सकते हैं या टच कर सकते हैं, जी अगर उनके काम में ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं है तो वो सारे लोग एआई से प्रभावित हैं। यानी कि या आप कवि हैं या लेखक हैं या पेंटर हैं या यू नो इफ यू आर एन अकाउंटेंट, इफ यू आर अ लॉयर, इफ यू आर अ प्रोग्रामर, इफ यू आर एनीबॉडी जो कि
दिमाग का काम करके कुछ इंटेलेक्चुअल चीज प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी लोग एआई से प्रभावित होंगे। किस हद तक प्रभावित होंगे इसके वो भी देखने में आएगा। जी अभी कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अगर आपका काम रेपिटेटिव है इन नेचर, मतलब कि एक ही तरह के काम को आपको रिपीट करना है। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल, एक किसी अकाउंट्स में असिस्टेंट लेवल पे कोई पर्सन है जिसका काम है कि रोज रोज की सेल्स रिपोर्ट देख के उसको एक अलग तरीके से लिख के बॉस को भेजना। तो बिल्कुल। इस तरह के काम सबसे पहले ऑटोमेट हो जाएंगे और इस तरह के लोग सबसे पहले रिप्लेस हो सकते हैं एआई में। रघु जी, तो एक प्रश्न इधर ही पूछना चाहूँगी कि कितनी एक्यूरेसी रहेगी, अगर एक्यूरेसी की बात करें इन प्रोफेशनल्स हाँ। की। आप बता रहे हैं कि अकाउंटेंसी की बात करें तो मोनोटोनस काम करते हैं तो वही काम करना होगा, लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो कितनी एक्यूरेसी रहेगी? मतलब आपका पूछना है कि एआई अगर इस काम को करे तो हाँ, कितना एक्यूरेसी एआई कर पाएगा? असिस्टेंट कितने एक्यूरेट रहेंगे, कितने सटीक रहेंगे अपने कार्य के प्रति? मैम, इंसान से ज्यादा एक्यूरेट रह सकते हैं, बिकॉज आप देखिए जो ह्यूमन एरर वाला एलिमेंट है बिल्कुल वो वहां नहीं होगा। और रेपिटेटिव कामों में तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहेंगे, लेकिन जो क्रिएटिव वर्क हैं जी उसमें एआई थोड़ी बहुत गलतियां भी कर रहा है। और एक कॉन्सेप्ट है हेल्यूसिनेशन की, आंसर नहीं पता फिर भी कुछ बना बना के आंसर बता दिया, जी ऐसा कर रहा है। लेकिन विद इन 3 to 5 years ये वाली चीजें भी एआई अपनी सुधार लेगा। तो बिल्कुल एक्यूरेसी एआई की बहुत ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। गिग वर्कर्स का नाम भी दिया गया है। अगर हम राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स की बात करें, एक राइटर यूनियन के अनुसार लेखकों को गिग वर्कर्स जैसा बना दिया है एआई ने। इससे क्या तात्पर्य है रघु जी? मैम देखिए, गिग वर्किंग एंड गिग इकोनॉमी एक टर्म में जो है काफी पॉपुलर हो रहा है पिछले कुछ सालों से। इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं कंपनीज को लोगोज या कुछ चीजें, वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करके देता हूँ, जी लेकिन मैंने किसी एक कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया हुआ है। मैं अलग अलग कंपनीज से या लोगों से प्रोजेक्ट्स लेके अपना प्रोफेशन करता हूँ, अपना काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। जी सो किसी एक जगह फुल टाइम ना रहना और रैंडमली जब कोई प्रोजेक्ट आए उसको करना, एक गिग वर्किंग कहलाती है। ओके जी तो अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि लेखक गिग एक वर्कर बन रहे हैं, बिकॉज अब से पहले लेखक जो थे फुल टाइम एम्प्लॉयड हुआ करते थे कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में बिल्कुल एंड मूवी कंपनीज में, अब वो नहीं रह गया है। जी 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 रघु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। सोनम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, गिग वर्कर्स की बात हो रही है और सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, इससे जुड़ा हुआ आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ पे ये सिस्टम जो सर सारी चीज़ें बता रहे थे, जहाँ गिग वर्कर्स की बात है, वर्किंग सिस्टम में आज हमें एक ईमेल लिखना होता है तो वो ऑटोमेटेड हो जाता है। बिल्कुल और आप किसी को कुछ भेजना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाए। इट्स अ कन्वीनियंस फॉर अस समटाइम्स। ऐसा नहीं है कि हाँ, मान लीजिए जहाँ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, मैं उसे वहाँ पे एज अ सबसे इफ़ेक्टिव टूल मानती हूँ, जहाँ एआई एज अ गिफ्ट आया है, जहाँ वो हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है और तुरंत वो सारी चीज़ें उनके सामने होती है। इट्स बोलते हैं ना, एक बूस्टर की तरह वहाँ पे उन बच्चों के लिए वो चीज़ होगी जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर वो एआई के सिस्टम से वहाँ पे वो बिल्कुल। चीज़ कर लेंगे। पर जहाँ पे जिस तरीके के चैलेंजेस हैं कॉपी करना, तो मैं एक किसी सिंगर का इंटरव्यू सुन रही थी, पर वो ओरिजिनलिटी नहीं आती, वो फीलिंग नहीं आ सकती। वो जनरेट करके दे सकता है आपको एक पॉइंट तक, अभी वो इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो आपके बिल्कुल सारी चीज़ों को कनेक्ट कर ले। हाँ, कुछ रिदम्स वो पकड़ के वहाँ तक बना सकते हैं, बट दे हैव। बस सोनम जी, युवाओं को किस प्रकार से अपनी मनोस्थिति को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये एआई और परफेक्ट हो जाएगा और उनके प्रोफेशन को ओवरटेक कर लेगा, तो इस स्थिति में कैसे युवा तैयार रहें? देखिए, सबसे पहले तो ना आपको वो स्किल्स अडॉप्ट करने होंगे जो एआई काम कर लेगा और आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हम वर्चुअल पपेट्स तो बहुत पहले बन गए थे, हमें पता ही नहीं चला, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। ये लास्ट सेशन में भी हम इस पे बात कर रहे थे। एंड जब हम देखें कि वो स्किल है और लिमिटेशन क्या है एआई की, कहाँ पे वो लिमिटेड हो जाता है, जैसे आप लॉ फर्म्स देखें तो पूरे लॉयर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते बिल्कुल आप कोर्ट में जाके एआई पेशी नहीं दे सकता। आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, कंप्यूटर को बनाने वाले कौन हैं? अब जैसे हम हमारे एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं कहूँ तो एक सिंपल सा आंसर है कि
एआई डिप्रेशन के को ऑलमोस्ट डिकोड कर चुका है, पढ़ चुका है उस बिहेवियर को। तो आने वाले टाइम में असिस्टेड डिवाइसेस आपको डिप्रेशन को हील कर रही होंगी, थेरेपी दे रही होंगी। आपको चाहिए आपकी मम्मी की आवाज़ में आपका थेरेपी हो जाए तो हो जाएगा, बट हम कितने रेडी हैं? अभी तक जहां हमने कोविड में स्टडी किया, बहुत से लोग ऑनलाइन थेरेपी के मोड पे चले गए हैं, पर आज भी वो पर्सनली मिलना पसंद करते हैं। बिल्कुल। सो बहुत सी चीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लिमिटेशंस को पहले स्टडी करें और फिर इसको यूज़ करते हुए अपने फ्यूचर में जो भी आप करियर को ऑप्ट कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, उसको फिर उस हिसाब से एडवांस करें। बिल्कुल सोनम जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से युवाओं को तैयार रहना है कि एआई के साथ ही मिलकर अपने आप की तैयारी करनी है, जिससे वे प्रोफेशनली आगे भी साउंड रहें। हमारे साथ फ़ोन पर रघु जी जुड़े हुए हैं। रघु जी, एक और प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों की अगर बात करें हमारे डाटा की प्राइवेसी की, सुरक्षा की या बेरोज़गारी की, इन सभी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैम, ये कुछ जो खतरे जैसे आपने प्राइवेसी की बताए और कुछ थ्रेट्स बताए, ये तो इंटरनेट और आईटी वर्ल्ड की वजह से पहले से है ही हमारे सामने। बिल्कुल। लेकिन एआई कुछ खतरों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा जी। खास तौर से मिस इन्फॉर्मेशन वाला जो खतरा है। एआई एजेंट्स को ट्रेन करके एक साथ लाखों लोगों को उनको कंफ्यूज करना या गलत बात बताना या झूठ बोलना या ब्रेन वॉश करना, ये बहुत इजी है। बिल्कुल। तो इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन या एक्सट्रीम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला खतरा तो यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला के समाज में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। और इससे जुड़े हुए फिर बहुत सारे और खतरे हैं कि एआई के साथ जब आप लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि एआई एजेंट्स इतने रिफाइंड तरीके से आपके साथ पेश आएंगे कि आपको उनसे बात करना बहुत पसंद आएगा, तो आप अपनी बहुत सारी जानकारियां उनको ऐसे दे सकते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल रघु जी। तो वहां पे भी प्राइवेसी का डेफिनेटली खतरा आएगा। और बहुत सारे खतरे ऐसे जो अभी पता चलेंगे जी अभी सर, हमने डिस्कवर नहीं किए। बिल्कुल रघु जी। रघु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंजाइटी के बारे में विस्तार से बताया। हमारे साथ सोनम जी हैं। सोनम जी, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जिस तरह मैंने लास्ट आपको चीज़ कही कि हमें एडवांसमेंट के साथ अपने आप को ट्रेन करना है और आप अपने बिहेवियर का बहुत ध्यान रखिए। एज अ मनोवैज्ञानिक मेरी सलाह है कि आप सारे सिस्टम शट डाउन कर दीजिए। जब आपको बहुत घबराहट हो जाती है, उस एंग्जाइटी में के लूप में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर आया जा सकता है। और आप अपने ऊपर काम करें, रिलैक्सेशन करें और थोड़ी देर के लिए डिवाइसेस को बंद कर दें। बहुत अच्छा सुझाव है और वाकई में हमें ज़रूर करना चाहिए। डिवाइस भी थक जाते हैं, तो एक शटडाउन डिवाइस के लिए और एक शटडाउन हमारे लिए भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम छतवानी जी। और हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े थे रघु पांडे जी, उनका भी हम विशेष धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बखूबी बताया। दर्शकों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पर्यटन सेगमेंट में क्या कुछ खास है। आपको लेकर चलते हैं पचमढ़ी। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोर्साइथ ने 1857 में की थी। फोर्साइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है। हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। यहां से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल, नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियां सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहां पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध हैं। पचमढ़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी-छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक 1 में
भीम रहा करते थे, जो रसोइये के दायित्वों का निर्वहन करते थे। इसके अलावा गुफा क्रमांक 2 में युधिष्ठिर और 3 में नकुल का निवास माना गया है। गुफा क्रमांक 5 को सहदेव का निवास माना गया है। इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां, जंगल और पचमढ़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है और शेष रह जाती है तो बस यादें। ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है, जिसे 1953 में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था। आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है। यहां से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता। नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली ये झील पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्यास्त के क्षणों में नौका विहार करना और देखना एक सुखद एहसास की अनुभूति कराता है। पचमढ़ी की रॉक पेंटिंग हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई पाषाण कालीन चित्रकला का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि आदिवासियों ने अपने समय की युद्ध कला को चित्र के माध्यम से इन पत्थरों पर उकेरा है। समय बीतने के साथ अब ये शैल चित्र फीके हो गए हैं और धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं। पचमढ़ी में पर्यटकों के लिए ये एक जगह बहुत ही आकर्षक है, जिसे हम बी फॉल के नाम से जानते हैं। बी फॉल का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। ये रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, लेकिन जब पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो ऊंचाई से गिर रहे झरने में नहाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। दर्शकों, ये तो था पचमढ़ी। अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान से। आज हमारे मेहमान में हमारे साथ हैं स्पर्श द्विवेदी जी, जो कि समाज सेवक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रतिभा जी। बहुत स्पर्श जी, जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई, आपके बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले। धन्यवाद प्रतिका जी सबसे पहले आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम स्पर्श द्विवेदी है। प्रोफेशनली मैं एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी में जोनल हेड हूँ। वहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान देखता हूँ। और अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो एक समाज सेवी भी हूँ और अपने शहर के जुड़ाव के साथ कई चीज़ों पे आज कार्य कर रहा हूँ। हम लोग ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल के माध्यम से पिछले 4 साल से भोपाल के एनवायरनमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग 15,000 से ज़्यादा हमारी टीम ने प्लांटेशंस किए हैं। एक मिनी फॉरेस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है। भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ कई सारी स्वच्छता गतिविधियाँ हमने की हैं। बिल्कुल। और हमारी टीम इसमें स्वच्छता एम्बेसडर भी रही है 2020-21 के लिए। और अभी हमने इस साल लेट्स ब्रांड भोपाल मुहिम की शुरुआत करी, जिसमें हम भोपाल की ब्रांडिंग के ऊपर कैसे राजधानी योग्य भोपाल में आयोजन आ सकें, अवसर आ सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर आ सके, उसको लेके हमने नागरिकों को जागरूक करने के लिए लेट्स ब्रांड भोपाल मुहिम की शुरुआत करी। और उसी के चलते एक टीम का गठन किया है जिसका नाम है भोपाल एक साथ टीम बेस्ट। और इसके माध्यम से हम आज काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दर्शकों, कई सारे कैंपेन के आप फाउंडर हैं, जैसा कि सर ने बताया। भोपाल एक साथ टीम के फाउंडर हैं, लेट्स ब्रांड भोपाल के फाउंडर हैं। साथ ही साथ आपका एनजीओ है ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर फाउंडेशन। सर, कैसे मन में विचार आया? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, लेकिन साथ साथ जॉब के साथ साथ आपने समाज सेवक बनने के लिए कैसे सोचा? देखिए, एक बहुत अहम चीज़ है, हम सब कहीं ना कहीं आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। और गीता में अगर आप श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली है कि जो कार्य समाज के हित में है वही कार्य तुम्हारे हित में है। तो अगर तुम अपने हित से समाज का हित मिला दोगे तभी तुम आगे चल के कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगा कि जब मैं 2013 तक मुंबई में था, 2005 से 13, जिसमें मैंने मेरा पहले इनिशियल MBA और जॉब वहीं से किया,
और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने शहर से वापस आके कुछ यहाँ पे करना चाहिए, तो मैंने वापस ट्रांसफ़र लिया और पिछले 10 साल से ईश्वर की कृपा के साथ आज मैं अपने माता पिता के साथ रह पाया और अभी भोपाल में रह पाया। बट आने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पहली चीज़ जब हमने ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल की शुरुआत करी कि भोपाल जो जाना जाता था वो अपनी प्रकृति के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता था, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। इनफैक्ट कल मैं विवेक अग्निहोत्री जी का एक वो पढ़ रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई इंडिया की सबसे खूबसूरत अगर कोई शहर है तो वो भोपाल है। बिल्कुल। तो वो हमने देखा कि कहीं ना कहीं ग्रीनरी में एक कमी आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक जागरूक नागरिक होकर रहते के नाते, और होता क्या है कि ज़्यादातर हम लोग एक शिकायत करते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, प्रशासन ने ये नहीं किया, पर हम ये नहीं देखते कि एक नागरिक होने के नाते हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने पहले एक इस फेसबुक कैंपेन की शुरुआत करी, ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल से हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया, तो हमें लगा कि हमें इसको और सीरियस काम करना है, तो हम लोगों ने उसके लिए एक पूरी बॉडी की टाइप क्रिएट किया और उसके माध्यम से पहले हमने शुरुआत करी। कोविड काल में भी हम लोग काफ़ी इसमें सक्रिय रहे। बिल्कुल। और उसके बाद अब जब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भोपाल में जिस तरह के अवसर आने चाहिए, और जब मैं बाकी राज्यों की राजधानियों को देखता हूँ, अगर मैं रायपुर जाता हूँ, अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें, या मैं लखनऊ जाता हूँ, या मैं जयपुर जाता हूँ, तो मुझे लगता है ये पीयर टू पीयर कंपैरिजन है। मैं बैंगलोर या फिर अगर आप देखते हैं दिल्ली मुंबई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ये पीयर टू पीयर है भोपाल के साथ। तो आज अगर मैं देखूँ तो 20 साल में अगर हम भोपाल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो एक राजधानी के तौर पे वो शायद डेवलप होना और हो सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ है, इमेंस पॉसिबिलिटी है। और उसके चलते अगर ये होता है तो कई सारे इन्वेस्टमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट भी शहर में आएगा, जिससे जो हमारे शहर का इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मतलब हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो यहीं रहेंगे और अपने परिवार के साथ रह के, उन वैल्यूज़ के साथ रह के वो काम कर सकेंगे। तो इसके साथ हमने इस मुहिम की शुरुआत बहुत अच्छे विचार के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर अवसर होंगे तो युवा हमारे शहर से बाहर नहीं जाएंगे। ये विचार जब आपके मन में आया होगा, किसी ना किसी से आप प्रेरित हुए होंगे, तभी आपने शुरुआत की होगी अपने समाज को कुछ देने के लिए। देखिए, घटना से प्रेरित था मैं, तो आपको बिल्कुल सही बताऊं, और घटना ये थी कि हम पहले ये देखते थे कि मध्य प्रदेश का कोई भी बड़ा आयोजन भोपाल ना के किसी अन्य शहर में चला जाता है, और वो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से भोपाल नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि किसी भी अगर उसमें होता है तो राज्य की राजधानी में होना चाहिए, मान लीजिए अगर गुजरात में होता तो शायद अहमदाबाद में होता, अगर महाराष्ट्र में होता तो मुंबई में होता, लेकिन मध्य प्रदेश में हुआ तो भोपाल में क्यों नहीं हुआ। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि शायद भोपाल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस वजह से आज ये चीज़ें नहीं बन पा रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि हमारे राजधानी वासियों में एक चीज़ की कमी है, जिसको मैं बिल्कुल अपने तरफ से भी मानता हूँ, कि हम लोग अपने शहर की ब्रांडिंग नहीं करते कि भोपाल की खूबियाँ क्या है। देखिए, बड़े से बड़े महानगर भी हों, उन सब में अपनी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी अपनी क्या प्लान है आपका लेट्स ब्रांड भोपाल का? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि लेट्स ब्रांड भोपाल के माध्यम से हर शहरवासी जुड़ के आज भोपाल की ब्रांडिंग में अपना योगदान दे सकें। हमने कुछ 12 मांगों का एडेंडम बनाया है, जो हम लोगों ने शहर की महापौर एवं शहर से जो मंत्री हैं उनको यहाँ पे सौंपा था, जिसमें सबसे पहले हमने मांग रखी थी कि भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। अब हमने देखा कि धर्मशाला जिसमें जहाँ पे पहाड़ काट के स्टेडियम बना है, अहमदाबाद में आपने देखे कि स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए लोगों ने घरों में 25-30 हज़ार रुपये दे के बुकिंग की है। तो एक क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा आपके लिए इकोनॉमिक चर्नर बन सकता है। दूसरा जो हमने यहाँ पे रखा है कि एक 5,000 से 10,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर भोपाल में स्थापित हो, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने बड़े कन्वेंशंस हैं, हम क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड हैं, तो हम भारत का इवेंट हब भी बन सकते हैं। बिल्कुल। और अगर उसी के लिए प्रॉपर फ्लाइट कनेक्टिविटी हो जाती है तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से पूरा प्लेसमेंट किया जा सकता है। और जब एक व्यक्ति भोपाल आएगा और किसी इवेंट के लिए आएगा, वो 2 से 3 दिन पक्का यहाँ घूम के जाएगा, तो टूरिज्म को भी ऑटोमेटिक बूस्ट मिलेगा। तो आज जो हमारे स्ट्रेंथ हैं, हम उनको अगर कैपिटलाइज करें तो उसको देखते हुए हम भोपाल को आगे बढ़ा के उसकी ब्रांडिंग करने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सर, आप कितनी बड़ी टीम के साथ कार्य कर रहे हैं, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? तो सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी, लगभग 10-12 लोगों की हमारी टीम थी, लेकिन जब हमने मुहिम की शुरुआत करी, मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी टीम होगी। और इसमें हमने जब पहली न्यू मार्केट से इसकी हमने आह्वान किया तो लगभग 500 लोगों ने उसमें जुड़ के इसके साथ हमारी शुरुआत करी। और जब भोपाल एक साथ टीम का हमारा गठन हुआ तो आज भी उसमें 500 से 600 लोग अभी उसमें जुड़े हुए हैं, जो कि अन्य अन्य विधाओं से हैं। कोई डॉक्टर है, कोई सीए हैं, कोई आर्किटेक्ट हैं, कोई समाज सेवी हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, पर हर कोई भोपाल के लिए, कोई स्टूडेंट है, तो हर कोई भोपाल के लिए अपना योगदान देना चाह रहा है। और इस तरह से हर विधा का व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। किस माध्यम से आप पब्लिसिटी करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं? देखिए, सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है मुझे लगता है माउथ पब्लिसिटी। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से
और हम जिस तरह से लोगों को जोड़ सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे भी मिला तो मैं आपके माध्यम से भी इस पे बात को लोगों को बताना चाहूँगा। और मुझे लगता है जो दिखता है वो बिकता है, इसीलिए आज की डेट में हमने आई लव भोपाल कैंपेन भी चलाया हुआ है। तो इसकी टी शर्ट्स हमने बनवाई हैं, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग इसमें अभी कोलैटरल्स बनवाए। इनफैक्ट हमारी अभी एक मेंबर हैं जो कि लंदन गई थी, उन्होंने लंदन में इसको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इस टी शर्ट को पहन के। एक मेंबर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक मैराथन में इसको रिप्रेजेंट किया है। तो जहाँ आप जा रहे हैं ग्लोबली भोपाल को लेके जाइए। लोग पूछते अक्सर है कि भोपाल कहाँ है, तब हमें बताने में और गर्व होता है कि आइए, कि जब इंडिया आइए तो भोपाल भी ज़रूर आइए। और क्या प्लान है भोपाल को ब्रांड करने के लिए, क्योंकि भोपाल ऐतिहासिक नगरी है, अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ पर, तो कैसे ब्रांड करेंगे? और देखिए, सबसे अहम बात है कि हमें अपनी खुद की ब्रांडिंग जो है पहली बात शहरवासियों के माध्यम से करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इसमें हर शहरवासी का योगदान चाहिए, इसीलिए इसको भोपाल एक साथ टीम बनाए कि हर विधा हर वर्ग का व्यक्ति जोड़ के इसकी ब्रांडिंग करे। बिल्कुल। तो जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आए, इसकी शुरुआत किसी स्टेशन से भी हो सकती है, किसी एयरपोर्ट से भी हो सकती है। तो हमारे जो ऑटो रिक्शा के भाई हैं या फिर मान लीजिए टैक्सी वाले हैं, वहीं से अगर हम हॉस्पिटैलिटी किसी को देना शुरुआत करते हैं तो उसकी ब्रांडिंग की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल। मेरे कई मित्र हैं जो आज तक भोपाल नहीं आए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको भोपाल इन्वाइट करूँ कि आप आइए, भोपाल घूम के जाइए। तो हर व्यक्ति जब और पहली बार जब कोई भोपाल आता है, उसका मन अवश्य करता है कि मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लूँ या दोबारा ज़रूर आऊँ। तो हमें मुझे लगता है कि आज भोपाल एक हिडन जेम है जिसके बारे में लोगों ने सुना है लेकिन गए नहीं है। तो अगर आज आप और हम मिलके और बाकी भोपाल वासी मिलके भी ये काम करते हैं कि अब, और हमारे पास अभी इतना अच्छा वेदर का टाइम है विंटर्स का, इसमें भी अगर हम लोगों को इनवाइट करते हैं, और इसका एक छोटा सा मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। मान लीजिए अगर 10,000 भोपाल वासियों ने भी मिलकर 4-4 फैमिलीज़ को भी इन्वाइट किया, 40,000 लोगों को भी अगर हम इन्वाइट कर पाते हैं, 40,000 परिवार भी अगर आते हैं, और 25,000 भी एक एवरेज खर्चा एक परिवार रहने पे, खाने पे, टैक्सी पे और शॉपिंग पे करता है, एक एवरेज खर्चा 3 दिन का, तो भोपाल की इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए पंप होते हैं। बिल्कुल, जो कि आप देखते हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इसी को जब हम पूरी मुहिम की तरह चलाएंगे तो वो सारी चीज़ें बनेंगी, और वर्ड ऑफ माउथ से एक बार जो भोपाल आएगा वो अवश्य दोबारा ज़रूर आएगा। बिल्कुल। आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? युवा वर्ग हमें देख रहे होंगे, कई सारे दर्शक हमें देख रहे होंगे, और सभी को भोपाल से बहुत प्यार है, तो अगर वो इस मुहिम से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे? बिल्कुल। और मैं युवाओं के लिए इस पर ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जब इसमें मांगे प्रेषित की थी तो हम लोगों ने भोपाल के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनफैक्ट वाइट कॉलर जॉब्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उसके लिए जो हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनके भी प्रमोशन की हमने बात की है। और जो लोग हमारे साथ इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं उनके पास 2-3 माध्यम है। हमारे पास फेसबुक पे हमारा पेज है लेट्स ब्रांड भोपाल का, इंस्टाग्राम पे इसका पेज है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी पर्सनल जो स्पर्श द्विवेदी करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद है, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा पर्सनल नंबर है 8458883307। आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कीजिए और आपकी जानकारी लेके किस इच्छा के साथ, किस उद्देश्य के साथ आप इससे जुड़ना चाहते हैं वो जान के मैं ज़रूर आपको अपनी टीम में, हमारी टीम में शामिल करूँगा। मेरी नहीं, हम सबकी टीम है, क्योंकि भोपाल एक साथ है, तो एक साथ मिलकर ही हम सब भोपाल की ब्रांडिंग करेंगे। भोपाल को आगे बढ़ाने के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने प्लांटेशन की बात करी, कई हज़ारों प्लांट्स लगाए हैं आपने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, और किस किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं और समाज का उत्थान कर रहे हैं? देखिए, अभी आज जो हमारा जो सबसे अहम जो उद्देश्य है मेरे ख्याल से वो जागरूकता है। लोगों को अगर हम जागरूक कर सकें, तो जैसे मैंने आपको पर्यावरण के लिए बात कर बताई कि हम पिछले 4 साल से इसके लिए कार्यरत हैं, और लोगों को हम लोग प्लांटेशन के लिए ज़रूर अवगत कराते हैं, और प्लांट्स लगाने के बाद उनको बड़ा करने के लिए ज़रूर अवगत कराते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने भोपाल की ब्रांडिंग के बारे में आपको बताया कि हम इससे बात करते हैं, और मुझे लगता है कि एक शहर का अगर विकास होगा तो अपने आप हम सबका विकास होगा। तो मैं जो हमारी टैगलाइन हम लेते हैं कि भोपाल के विकास में है हम सबका विकास। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसी मुहिम को अगर हम आगे चलाते हैं, और कल मैंने एक फेसबुक पे जस्ट एक दिमाग में बात आई थी, मैंने पोस्ट भी किया था कि अगर हमारे कोई भी कौशल या हमारी योग्यता अगर हमारे अपने शहर, अपने समाज, अपने लोगों के कार्य नहीं आ रही है, तो ऐसी कौशल और ऐसी योग्यता से अर्जित कोई भी धन या वैभव या संपत्ति व्यर्थ है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे कोई भी युवा हैं या कोई भी लोग हैं, वो ये चीज़ ज़रूर सोचें कि आज हम समाज को वापस क्या दे पा रहे हैं, हम जिस शहर से आ रहे हैं हम उसके लिए क्या कर पा रहे हैं। तो अगर आज आप उस भावना के साथ भोपाल के लिए जुड़ेंगे तो अवश्य ही हम सब मिलकर भोपाल को सबसे सुंदर राजधानी के साथ साथ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व और पूरे भारत की सबसे अग्रणी और सबसे विकासशील राजधानी बना पाएंगे। बिल्कुल। भोपाल की बात करें तो काफ़ी सारा टैलेंट भी है भोपाल में, कल्चरली रिच है, काफ़ी सारे हमारे पास आर्ट है, उसके बारे में भी आप कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? बिल्कुल। इसमें अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कृतिका जी, अभी हम लोगों ने पिछले ही रविवार को इसका एक पूरा ब्रांडिंग का रोड मैप तैयार किया था, जिसमें सदस्यों ने जुड़ के
अलग अलग विधाओं पे इस पे चर्चा की थी, जी। जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट्स, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, एनिमल वेलफेयर, एल्डर सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप्स, अगर आप बात करते हैं तो सोशल वर्क, एनवायरनमेंट, सारी विषयों के ऊपर, स्पोर्ट्स, यूथ एंगेजमेंट पे हमने चर्चा की। और भोपाल क्योंकि काफ़ी कल्चरली रिच है, काफ़ी आर्ट का हमारे पास यहाँ है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा शैलेन शर्मा जी को, जो कि भोपाल से ही हैं और काफ़ी इस बारे में कार्य कर चुके हैं भोपाल की ब्रांडिंग के ऊपर भी, और सब जगह बताते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा हमारा पुराना हेरिटेज है हमारा बड़ा तालाब, बिल्कुल, जो कि 1000 साल पुराना मैन मेड, पहला, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो इंडिया का पहला मैन मेड लेक है वो। बिल्कुल। और आज हम अगर उसी की ब्रांडिंग कर दें, अगर उसी को एक हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को यहाँ पे बुलाने लगें, तो मुझे लगता है उससे बड़ा आज हेरिटेज नहीं है। और फिर हमारे पास तो बाकी रिच हेरिटेज है ही, हमारे पास ताजुल मस्जिद है, हमारे पास भोजपुर है, भीम बैठका है, तो एक पूरा यहाँ पे टूरिज्म सर्किट बन सकता है अगर आप लोगों को बुलाना चाहें तो। उसके साथ मुझे लगता है कि अगर हम जो भी लोग आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, हम उसमें भी अगर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके साथ भी मेडिकल टूरिज्म प्लस आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल स्पर्श जी, आप बहुत अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे भोपाल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। स्पर्श जी, आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम किया आपने समाज के लिए, तो बहुत सारा रिकग्निशन और अचीवमेंट्स होंगे आपके पास। देखिए, जो भी रिकग्निशन होता है मुझे लगता है पूरी टीम का रिकग्निशन है, और मैं इस चीज़ से ब्लेस्ड हूँ कि हमारी टीम हमेशा, मुझे किस तरह से टीम सपोर्टिव मिली है, जिसने आगे चल के सबने साथ मिलकर काम किया है। सो मैं इसका पूरा श्रेय हमारी टीम को देता हूँ, और जो भी रिकग्निशंस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, पूरी टीम के हैं जी। तो अगर मैं ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल की बात करता हूँ, तो हमें जो सबसे पहला रिकग्निशन मिलता है वो ये मिला कि हम 2020 में ही भोपाल के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट हुए, और 2020-21 में हम लोगों ने इसको रिपीट करके भोपाल के लिए स्वच्छता के ऊपर काम किया। और इसके अलावा हम लोगों ने कोविड काल में भी हमें ये अवसर मिला कि हम लोग फील्ड पर जाके काम कर सकें, और हम लोगों ने कई परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया, कई लोगों को हम लोगों ने जो सामान उपलब्ध हो सकते थे फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ के साथ फील्ड पे सक्रिय होकर काम किया। दूसरी वेव में हम लोगों ने प्लाज्मा की गतिविधि कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ करी, जिसमें हम लोगों ने टेली कॉलिंग करके लोगों को कन्विंस किया कि भाई आपका, अगर जैसे कोविड में ये था कि किसी को अगर कोविड हुआ है तो वही प्लाज्मा डोनेट कर सकता था, तो उन्हें हमने कन्विंस किया और उन लोगों ने जाके प्लाज्मा डोनेट किया। तो 56 व्यक्तियों का हम लोगों ने एक हफ्ते में प्लाज्मा डोनेट करवाए, जिसमें से जो पहले 8 घंटे लगते थे एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने में, इस गतिविधि से मात्र 3 घंटे में हम आइडेंटिफाई करके भेज पाए। तो मुझे लगता है कि वो एक थी, हम 56 लोगों का करवा पाए, जिसमें से 17 लोगों की जान बच पाई, जो कि मेरे लिए और हम सबके लिए एक बड़ा पर्सनल श्रेय बन जाता है। और इस गतिविधि के चलते हम लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ वृक्षारोपण की अवसर भी वहाँ पे मिले। और अगर और इस पे बात करता हूँ जो हमें मिले हैं, तो कई सारे सम्मान भी हमें। बिल्कुल स्पर्श जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सोचते हैं कि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, वो सोशल वर्क नहीं कर पाएंगे। आप किस प्रकार से बैलेंस करते हैं दोनों चीज़ें, बिकॉज आप जॉब में भी हैं और साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं? देखिए, इसमें मैं सबसे पहली चीज़, एक संदेश भी हमारे दर्शकों। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि मैं जो भी काम करूँ उसमें पूरा अपना 100% दूँ। तो 9 to 7 जो मेरा है वो मेरा ऑफिशियली मेरे काम के लिए डेडिकेटेड है, बट 7 से लेकर 9 का जो मेरा समय है और संडेज जो मेरे हैं वो मैं अपने समाज सेवा के लिए डेडिकेट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के साथ साथ एक स्ट्रेस बस्टर भी बन सकता है जी। तो अगर आज मैं अपने समाज को कुछ दे पा रहा हूँ तो मुझे घर जाते टाइम ये संतुष्टि रहती है कि आज मैं अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लिए भी कुछ कर पाया। और अगर यही भाव के साथ हम सब भी करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 9 से 7 जब कोई वर्किंग प्रोफेशनल काम करता है बहुत स्ट्रेस रहता है, और कभी कभी वो 9 से 7 9 से 9 भी हो जाता है, पर अगर मैं एक समय निकाल के समाज के लिए कुछ कर पाता हूँ तो मुझे वो संतुष्टि है, और वही संतुष्टि मुझे आगे लेके जाती है। बिल्कुल स्पर्श जी, बहुत अच्छे से आपने बताया हमारे दर्शकों को कि समाज सेवा करके किस प्रकार से संतुष्ट आप रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।